मैं डॉक्टर प्रबंधा संस्कृत एवं सहायक प्रोफेसर कृष्णान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 15 अक्टूबर 15/10/2020 ईस्वी प्रिय छात्र छात्राओं शास्त्री तिथि खंड व्याकरण विभाग भाषा विज्ञान। आज का विषय है ध्वनियों के गुण। पहले हमने स्थान, करण और प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के उच्चारण और वर्गीकरण पर विचार किया। ये सब आगे हो चुका है। यहाँ उनके कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। ध्वनियों के उच्चारण के समय स्थानकरण प्रयत्न से भिन्न कुछ और भी तत्व काम करते हैं जिनका ज्ञान और विवेचन आवश्यक है। जैसे मात्रा। गुण में मात्रा क्या काम करता है? मात्रा का संबंध काल से है। काल का वह अंश जो किसी ध्वनि के उच्चारण से लगता है वह मात्रा कहलाता है। हमारे यहाँ 3 मात्राएं मानी गई हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक कहा गया है। अर्थात ह्रस्व का दुगुना समय दीर्घ के उच्चारण में और तिगुना समय प्लुत के उच्चारण में लगता है। वस्तुतः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का यह मात्राकृत भेद बहुत कुछ स्तर है। पहली बात तो यह है कि मात्रा का कोई निश्चित मान नहीं है। दूसरी बात यह कि बहुत सारी ध्वनियाँ साधारणतः दीर्घ मानी जाती हैं, पर उनका भी उच्चारण ह्रस्व जैसा होता है। तीसरी बात यह है कि एक ही ध्वनि का विभिन्न संदर्भ में उच्चारण भिन्न हो जाता है। इसीलिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को एक, दो और 3 मात्राओं से संबद्ध न मानकर सापेक्ष मानना चाहिए। एक ही ध्वनि का विभिन्न संदर्भों में उच्चारण भिन्न हो जाता है। इसीलिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को एक, 2 और 3 मात्राओं से संबद्ध न मानकर सापेक्ष मानना चाहिए। एक ही ध्वनि किसी अन्य ध्वनि की तुलना में दीर्घ भी हो सकती है और ह्रस्व भी एक बात, और किसी एक भाषा की ह्रस्व ध्वनियाँ दूसरी भाषा में दीर्घ मानी जा सकती हैं और दीर्घ ध्वनियाँ ह्रस्व। छंद शास्त्र में ह्रस्व ध्वनियाँ भी विशेष परिस्थिति में दीर्घ गुरु को हो जाती है। संयुक्त व्यंजनों के पूर्व की ह्रस्व हैं, किंतु उसके आगे जो य का संयोग है, इसलिए उसका उच्चारण गुरु होता है। जो प्रकारांत से दीर्घ ही माना जाएगा। इसी प्रकार दादा, मामा, बाबा, चाचा आदि शब्दों में पहले आकार की अपेक्षा दूसरे आकार का उच्चारण ह्रस्व होता है।
यह ह्रस्वता कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि में मिल जाती है। इससे दादा केवल दा जैसा या चाचा केवल चा जैसा सुनाई पड़ता है। फ्लूट को त्रिमात्रिक माना गया है, जिसका प्रयोग संबोधन में किसी दूर से पुकारने में होता है। दूर से पुकारने में सदा त्रिमात्रिका का पालन होता हो, ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसे खेत या मैदान में जब किसी को पुकारते हैं अथवा नदी के एक तट पर खड़े होकर दूसरे तट से किसी को नाव लाने के लिए आवाज़ लगाते हैं, तो यहाँ अंतिम स्वर का उच्चारण काफ़ी देर तक करते हैं, जो त्रिमात्रिकता की सीमा पार कर जाता है। इसीलिए आरंभ में कहा गया है कि मात्रा संबंधी संख्या निर्देश स्थूल दृष्टि ही ग्राह्य है। यद्यपि सामान्यतः आधी मात्रा का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु व्यवहारिक रूप में आधी मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। उदाहरणार्थ अल्प, बीत, जन्म आदि शब्द में तो नो का उच्चारण आधा ही होता है। भारत के प्राचीन ध्वनि विज्ञानी इससे अपरिचित नहीं थे, जैसा तस्यादित, उदात्त, मर्द, ह्रस्वम, अष्टाध्यायी अथवा अर्धमात्रा लाघवम, उत्तरोत्तमम मन्यन्ते वैयाकरणा बाली प्रसिद्ध उक्त से स्पष्ट है। यदि अधिक सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो ध्वनियों के उच्चारण में चौथाई मात्रा का प्रयोग भी पाया जा सकता है। जैसे कुम्हार के मोम में स्वर निर्भर करता है ध्वनि के उत्पन्न करने वाले कंपन की आवृत्ति पर। समय विशेष में कंपन जितना अधिक होगा, स्वर उतना ही उच्च होगा, और कंपन में जितना कम होगा, ह्रस्व उतना ही निम्न होगा। कंपन की आवृत्ति का संबंध स्वर तंत्रियों के तनाव या फैलाव से है। जब आवृत्ति अधिक होती है तो स्वर तंत्रियां तन जाती है, और जब आवृत्ति कम होती है तो स्वर तंत्रियां ढीली पड़ जाती हैं। स्वर की उच्चरता और निम्नता को इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा अपने स्वर को जितना उच्च संगीतज्ञ कर सकता है, उतना साधारण व्यक्ति नहीं। तनाव के अतिरिक्त स्वर का संबंध स्वर तंत्रियों के अक्षर से भी हैं। जिसकी स्वर तंत्रियां छोटी होती हैं उसका स्वर उच्च होता है। जैसे महिलाओं और बच्चों का सामान्यतः स्वर 3 प्रकार माने जाते हैं: उच्च, निम्न और सम। उच्च में स्वर नीचे से ऊपर जाता है, निम्न में ऊपर से नीचे जाता है, और सम में बराबर रहता है। इसको ध्वनि विज्ञान और आरोही, अवरोही और सीधी
रेखाओं से अंकित किया जाता है। जैसे उच्च स्वर, निम्न स्वर और सम स्वर। पहले कहा जा चुका है कि वैदिक भाषा स्वर प्रधान थी, इसीलिए उसमें स्वरों का अनिवार्य प्रयोग होता था, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते थे। उन्हें प्रायः उच्च, निम्न और सम स्थलों के समकक्ष माना जा सकता है। स्थलों का प्रयोग केवल ध्वनियों में ही नहीं, शब्दों और वाक्यों में भी होता है। इसे काक भी कहते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, दुख, घबराहट, प्रश्न, निषेध आदि व्यक्त करने के लिए आवश्यकतानुसार स्वरों का शब्दों और वाक्यों के प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक ही शब्द या वाक्य के अनेक अर्थ हो जाते हैं। और से 10 मिनट भर आघात। आघात का अर्थ है चोट। आघात दो प्रकार का होता है। एक स्वर या तान का प्रयोग करते हैं और दूसरे में बल का, शाश्वत वायु का। इन्हें क्रमशः स्वराघात और बालाघात कहते हैं। स्वर के समान आघात भी किसी ध्वनि, शब्द या पूरे वाक्य में हो सकता है। तान या मात्रा के अपरिवर्तित रहते हुए भी आघात में अंतर पड़ जाता है। बलाघात में किसी ध्वनि पर श्वास वायु का विशेष धक्का देकर उच्चारण करते हैं और स्वराघात में स्वर की उच्चता का प्रयोग कर वृत्त का अर्थ है क्षिप्रता, स्पीड। ध्वनि के उच्चारण में जिस तरह मात्रा, स्वर और आघात का महत्व है, उसी तरह वृत्त का भी। ध्वनि गुणों में वृत्त की चर्चा पाश्चात्य विद्वानों ने नहीं की है, किंतु यदि यजु, साखी, पाणिनि शिक्षा में इसका उल्लेख है। वैसे वृत्त के 3 भेद हैं: द्रुत, मध्यम और विलंबित। बोलने की वृत्त या तो द्रुत क्षिप्र होती है या विलंबित मंद, या दोनों की मध्यवर्ती। नो द्रुत नो विलंबित वृत्त का सम्यक निर्वाह न होने से उच्चारण एवं अर्थबोध दोनों बाधित होते हैं। स्वयं अभ्यास के लिए, दूसरे से बात करने के लिए, मध्यम और अध्यापन के लिए विलंबित वृत्त प्रशस्त मानी गई हैं। अभ्यासार्थे द्रुतं वृत्तं प्रयोगार्थे तु मध्यमां शिक्षारां देशार्थे ऊर्जात् वृत्तिं विलंबितां पाणिनीय शिक्षा। किसी भाषा के समुचित अध्ययन के लिए उसकी उच्चारण प्रक्रिया का परिचय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी ध्वनियों के गुणों, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्त का ज्ञान भी अनिवार्य है, क्योंकि गुण भी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। इसीलिए एक भाषा का बोलने वाला जब दूसरी भाषा बोलने लगता है तो अपनी भाषा के गुणों को उस भाषा पर आरोपित कर देता है। इससे भाषा की अबोध्यता बढ़ती है। जब कोई बंगाली या मद्रासी अंग्रेजी या हिंदी बोलने का प्रयास करता है तो उसका उच्चारण अपनी भाषा के ध्वनियों गुणों से नियंत्रित होता है। भारत में ध्वनि गुणों का
अत्यधिक महत्व माना गया था। जैसे श्लोक से स्पष्ट है, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नो तमर्थमाह नो बागवर्जो यजमानम हिनस्ति यक्षेन्द्र शत्रु स्वरुतो अपराघात महाभास पस्पसानी। स्वर या वर्ग की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग वांछित अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसा अशुद्ध प्रयोगता को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार इंद्र शत्रु शब्द में स्वर का गलत प्रयोग करने से बीज का नाश हो गया। प्रिय छात्रों, शास्त्रीय तृतीय खंड व्याकरण विभाग में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ध्वनि के गुण पर हुआ।